नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा उपापचय या चयापचय, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। देखते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या होता है। पहले हम देखेंगे कि एनर्जी क्या होती है और हमें कहाँ से मिलती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, भोजन से मिलती है। और एनर्जी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या फिर इसका हमारे बॉडी में क्या यूज़ है? हमारी बॉडी में कई टाइप्स के एक्शन होते हैं और इन एक्शंस को करने के लिए, इन क्रियाओं को करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में जो क्रियाएँ होती हैं वो क्या होती हैं? क्रियाएँ, एक्शन क्या होती हैं? टू टाइप्स के एक्शन होते हैं। एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं और सेकंड होता है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं, वॉलंटरी एक्शंस, एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शंस। एक्शंस वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, जैसे चलना, लिखना। जो भी वर्क हम कर रहे हैं ये हमारे थॉट पे बेस्ड होते हैं। हमारे माइंड में थॉट आता है तो हम उस काम को करते हैं, तो ये वॉलंटरी के अंतर्गत आता है। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, नहीं होता है कंट्रोल। इसमें हमारा पाचन आता है, डाइजेशन, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हमें थॉट भी आता है कि हम अपने डाइजेशन को रोक दें तो ये नहीं हो पाता है। और हृदय का धड़कना, फेफड़ों का सांस लेना और छोड़ना, हमारे लीवर में ग्लाइकोजन का स्टोर होना, यूरिन का हमारी बॉडी में बनना, ये सारी जो भी क्रियाएं हमारी बॉडी में होती है वो इनवॉलेंटरी के अंतर्गत आती हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो हमने देखा कि हमारी बॉडी में टू टाइप्स के एक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है वॉलेंट्री एक्शन, सेकेंड होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है? जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, जैसे चलना, लिखना, और ये हमारे थॉट पे बेस्ड होते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये जैसे हमारा डाइजेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, और यूरिन का निर्माण हो गया, ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर हो रहा है, तो इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इन दोनों क्रियाओं को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी हमें फूड से मिलती है। जैसे हमें किसी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे ही हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने देख लिया कि जो एक्शंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं और इन एक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, चयापचय क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें भोजन का टूटना और नए चीज़ों का निर्माण होना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। शरीर में भोज्य पदार्थों का टूटना, भोजन का टूटना, पदार्थों का टूटना और नए पदार्थों का बनना, नए पदार्थों का बनना सम्मिलित रूप से, इन दोनों प्रक्रियाओं को हम चयापचय बोलेंगे या मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। ठीक है, अब ये टू टाइप्स की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं उनको देखते हैं।
2 टाइप्स की क्रियाएं होती है हमारी बॉडी में। फर्स्ट होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। सेकेंड होता है एनाबॉलिज्म। इसे हिंदी में बोलेंगे अपचय और उपचय। ठीक है, उपचय क्या, कैटाबॉलिज्म क्या होता है या अपचय क्या होता है? भोज्य पदार्थों को अपने सरलतम रूप में टूटना, भोजन का सरलतम रूप में टूटना। और एनाबॉलिज्म होता है शरीर निर्माण। जब हमारे शरीर का निर्माण होता है उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे हड्डियों का बनना, दांतों का बनना, मांसपेशियों का बनना, ये सब एनाबॉलिज्म के अंदर आता है। रक्त का बनना एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आएगा। और कैटाबॉलिज्म कब अधिक होता है? ये प्रौढ़ अवस्था में अधिक होता है, युवावस्था में। और एनाबॉलिज्म जो होगा वो होगा शेषावस्था में, इन्फेंसी में, बाल्यावस्था चाइल्डहुड में, और किशोरावस्था एडोलेसेंस में। किशोरावस्था एडोलेसेंस में देखने को मिलती है। इन दोनों जो प्रक्रियाएं हैं इनको ही हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म क्या है। शरीर में भोज्य पदार्थों का टूटना और नए पदार्थों का बनना सम्मिलित रूप से चयापचय कहलाता है। ये 2 टाइप्स का होता है, कैटाबॉलिज्म एवं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हम बोलेंगे अपचय। ये इसमें होता है कि भोजन अपना जब सरलतम रूप में टूटता है उसे हम एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और कैटाबॉलिज्म प्रौढ़ावस्था में होता है। एनाबॉलिज्म शरीर निर्माण की प्रक्रिया है, जैसे हड्डियों का बनना, दांतों का बनना, मांसपेशियों का बनना, रक्त का बनना, ये एनाबॉलिज्म है। ये कब होता है? शेषावस्था में होता है, बालावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। और इन दोनों की प्रक्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ऊर्जा के प्रमुख कार्य क्या है। ऊर्जा के प्रमुख कार्य, पहला है ऐच्छिक क्रियाओं को करना। ऐच्छिक क्रियाओं को करना, वो क्रियाएं ऐच्छिक कार्यों को करना, वो कार्य जिन पर हमारा कंट्रोल है। सेकंड है अनैच्छिक क्रियाओं को करना। सेकंड है अनैच्छिक कार्यों को करना जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। डाइजेशन करना, हार्ट बीट, यूरिन का निर्माण और शरीर का ताप नियंत्रण करना, जो हमारे स्थिर करना, स्थिर रखना, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको स्थिर रखता है एनर्जी। और पाचन में, पाचन और शोषण आदि क्रियाओं में सहायक होता है। सहायक। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो ऊर्जा की मापने की इकाई है वो क्या है। ऊर्जा को मापने की इकाई किलो कैलोरी है। कैलोरी है। और जिस यंत्र से हम किलो कैलोरी को मापेंगे, यंत्र का नाम क्या है? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। ऊर्जा को मापने की इकाई किलो कैलोरी है और जिस यंत्र से हम किलो कैलोरी को मापते हैं उसे कैलोरीमीटर बोलते हैं। किलो कैलोरी क्या है? 1 किलोग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है उस ताप की मात्रा को ही हम किलो कैलोरी बोलते हैं। अब हम एक नोट देखेंगे कि ये क्या है। नोट देखते हैं। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस एंड सेकंड है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशन साइंस, न्यूट्रिशनल साइंस, जिसे हम IUNS बोलते हैं। ठीक है, पहले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस, सेकंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ और अंतर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संघ ने मिलके किलो कैलोरी के स्थान पे जूल को ऊर्जा की इकाई के रूप में स्वीकार किया। अब जो हम किलो कैलोरी के से ना माप के जूल से हम ऊर्जा को मापते हैं, तो इन्होंने जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस IUNS ने किलो कैलोरी के स्थान पे जूल को ऊर्जा की इकाई स्वीकार किया, जूल ऊर्जा की इकाई स्वीकार किया। ठीक है, अब हम जूल में ऊर्जा को मापते हैं। इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं जूल को। और जूल क्या है? मैट्रिक्स प्रणाली में ऊर्जा मापने की इकाई, ऊर्जा मापने की इकाई को हम जूल बोलते हैं। ठीक है, नोट हमारा ये था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस ने किलो कैलोरी के स्थान पे जूल को ऊर्जा की इकाई के रूप में स्वीकार किया। और जूल क्या है? मैट्रिक्स प्रणाली में ऊर्जा मापने की इकाई है। भोजन ऊर्जा मूल्य क्या है ये देखेंगे। जिन भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा अधिक होती है उनका कैलोरी मूल्य, उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है। इसके अंतर्गत आते हैं हमारी सब्जियां और फल। सेकंड है, जिन भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा कम होती है उनका ऊर्जा मूल्य अधिक होता है, उनमें कैलोरी अधिक होती है, ऊर्जा मूल्य अधिक होता है। इसमें हमारे ड्राई फ्रूट आ जाते हैं, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, ये आ जाते हैं। और फैट आ जाता है, घी, तेल, ये सारी चीज़ें, इनसे हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तो भोजन का ऊर्जा मूल्य क्या है? जिन भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा अधिक होती है उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है। इसमें सब्जियां और फल आते हैं। और जिन भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा कम होती है उनका ऊर्जा मूल्य अधिक होता है। जैसे इसमें ड्राई फ्रूट आके, घी, तेल, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। आगे हम देखेंगे कि ऊर्जा मापने की विधियाँ क्या होती हैं। हम ऊर्जा का जो मापन करते हैं वो किस विधि से करते हैं ये देखेंगे। ऊर्जा मूल्य मापने की 2 विधियाँ होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रत्यक्ष विधि, सेकंड है अप्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फर्स्ट जो हमारा यंत्र आता है, जो पहली विधि होती है वो होती है बॉम्ब कैलोरी मीटर। इसको हम
एटवायर रोसा कैलोरीमीटर। सेकेंड इनडायरेक्ट में आता है बेनेडिक्स ऑक्सी, जो पहली मेथड है इसमें ऑक्सी कैलोरीमीटर। इसे हम बेनेडिक्स रॉथ कैलोरीमीटर भी बोलते हैं। इसका आविष्कार, जो बॉम कैलोरीमीटर और एडवायर रोसा कैलोरीमीटर है, इसका आविष्कार एडवायर ने किया और इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। एडवायर अमेरिका के वैज्ञानिक थे, और सेकंड है बेनेडिक्स रॉथ कैलोरीमीटर या बेनेडिक्स ऑक्सी कैलोरीमीटर। इस मेथड का जो आविष्कार किया था वो बेनेडिक्स ने किया, इन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया। तो हमने देखा कि ऊर्जा मूल्य मापने की दो विधियाँ होती हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में बॉम कैलोरीमीटर और एटवायर रोसा कैलोरीमीटर आते हैं। एटवायर ने ही इनका आविष्कार किया था और एटवायर अमेरिका वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पे इस मेथड का नाम रख दिया। और इनडायरेक्ट मेथड में बेनेडिक्स ऑक्सी कैलोरीमीटर और बेनेडिक्स रॉथ कैलोरीमीटर, ये दो मेथड इन्होंने दिए। इसका आविष्कार बेनेडिक्स ने किया और इन्हीं के नाम पे इस मेथड का नाम रख दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।